तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द न्यू आधार ऐप एंड उसके अलावा यूएसए ने क्लियर की है 686 मिलियन की डील विद पाकिस्तान एंड हाउ इट विल इम्पैक्ट इंडिया। कोई इम्प्लीकेशन इसकी है भी या नहीं, उसको डिस्कस करेंगे। मेक्सिको ने टैरिफ इम्पोज किया है ऑन द एशियन नेशंस जो कि उनके फ्री ट्रेड पार्टनर्स नहीं है, जिसके अंदर इंडिया भी इंक्लूड होता है। तो क्या क्या उसके अंदर अब फर्क पड़ सकता है, कौन सी इंडस्ट्रीज में हैम्पर होगी, उस चीज को डिस्कस करेंगे। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज डिस्कस करेंगे हम करंट अफेयर्स द हिंदू से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर द डेट ऑफ 12 दिसंबर 2025। तो पहली आपकी न्यूज क्या कहती है कि आधार ऐप टू एनेबल ऑफलाइन शेयरिंग बाय एक्सपोजिंग मिनिमल डेटा। सो अब ये यूआईडीएआई की चीफ की तरफ से एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है जो कि आपकी आधार ऐप होगी। आधार ऐप बेस्ड होगी आपके क्यूआर कोड के ऊपर, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात, डिजिटलाइजेशन का जमाना है, गवर्नमेंट भी डिजिटलाइजेशन को यहाँ पर प्रमोट कर रही है। तो द बेसिक आइडिया इज कि अब आपको फिजिकल कॉपीज को कैरी करने की जरूरत नहीं होगी, बट ये ऐप अभी अंडर पायलट रन है, तो फुली अभी इसे लॉन्च नहीं किया गया है। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही होगी, जो क्यूआर डेटा होगा वो सबसे इंपॉर्टेंटली के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से आप कह सकते हो बनाया गया होगा, तो उसे रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल होगा। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह भी है कि आपको फिजिकल कॉपीज तो कैरी नहीं करनी है, बट अगर जैसे अब होटल हो गया, कहीं पे आप चेक इन करते हो, तो आपको अपनी आधार की पूरी डिटेल्स को शेयर करना पड़ता है, तो वो चीज यहाँ पर अब पॉसिबल नहीं होगी। तो ये क्यूआर कोड से जितनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी ये उसी को ही यहाँ पर प्रोवाइड करेगा, मेकिंग इट पॉसिबल कि आपका आधार जो है वो कभी भी कॉपी ना हो सके, ठीक है, एंड मिसयूज ना हो आपकी जो डेटा है। तो मतलब एक प्रॉपर तरीके से जो मिनिमल डेटा है, जितनी ही रिक्वायरमेंट है उतना ही शेयर किया जाएगा। सो अब आपसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ आधार। तो माइंडेड यहाँ पर फीचर की बात की जा रही है, उसके यूज की बात नहीं की जा रही, उसके ऊपर फोकस करना। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज, आइडेंटिटी प्रूफ, स्केलेबिलिटी टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, पोर्टेबिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आइडेंटिटी प्रूफ। तो मैंने आपको पहले बोला कैरेक्टरिस्टिक की बात की जा रही है। कैरेक्टरिस्टिक इज कि वो क्या क्या चीजें आपको ऑफर कर रहा है, उसका यूजेज किस तरीके से हो रहा है, दैट इज नॉट अ फीचर, ठीक है। तो पोर्टेबिलिटी है, कहीं पर भी उठाकर आप अपने कार्ड को लेकर जा सकते हो। यूनिकनेस क्यों है, क्योंकि 12 डिजिट का नंबर आपको यहाँ पर आपका आइडेंटिटी खुद बताता है, जहां पे आपका खुद की ही आइडेंटिटी होगी, उसके अलावा यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा या सेम नंबर जो है किसी और को अलॉट नहीं होगा, और वो रैंडम नंबर होता है। स्केलेबिलिटी टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर, यानी कि जो यूआईडी है आर्किटेक्चर है वो ओपन है एंड स्केलेबल है, यानी कि जो आधार कार्ड का डेटा है एंड जो डेटा स्टोर्ड है एंड जो आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो सेंट्रली एक ऑथेंटिकेशन के थ्रू ही अप्लाई की जा सकती है। एक ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट रहती है जब आप डाउनलोड करते हो, फॉर एग्जांपल अपना मास्टर आधार है ना, उसके लिए आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है चीजों को। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज के बेसिस पे, जो अब आर्किटेक्चर के बेसिस पे कि डिपेंडेंस है स्पेसिफिक कंप्यूटर हार्डवेयर की, ठीक है, स्पेसिफिक स्टोरेज की, स्पेसिफिक चीजों की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। सो उसी के बाद ही आपका जो आधार है वो बनता है, तो अपने आप में एक यूनिक चीज है। देन आपका जो न्यूज नेक्स्ट कहती है कि 3 जज बेंच टू हियर प्ली ऑन ऑनलाइन गेमिंग लॉ। तो ऑनलाइन गेमिंग लॉ यानी कि बेटिंग हो गई, गैम्बलिंग होगी, वो टोटली बंद की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसके ऊपर ना अब एक प्ली यहाँ पर, क्योंकि जनरली पास हो चुका है ये बिल, तो अब उसको चैलेंज करने के लिए यहाँ पर बात की जा रही है बेस्ड ऑन मेंटेनेबिलिटी, ठीक है, मेंटेनेबिलिटी के बेसिस पे कि अब ऑनलाइन बेटिंग या इवन की अगर हम लॉटरी सिस्टम की भी इन जनरल कॉन्टेक्स्ट बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के परव्यू में आता है कि हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज मेकिंग अ लॉ ऑन दैट, ठीक है। तो बट मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पर अभी जो पिटिशन है वो उसको तो हियर किया जाना ही है मेंटेनेबिलिटी के बेसिस पे, बट एडिशनली अगर हम जनरल कॉन्टेक्स्ट में भी देखें कि कोई भी अगर स्टेट लॉ भी होता है, ठीक है, या स्टेट के अंडर भी कोई लॉ बन सकता है, बट उसके ऊपर भी आप देखोगे कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो ओवरराइड कर सकती है एंड बना सकती है किसी भी चीज के ऊपर लॉ जो कि अब स्टेट लिस्ट के अंदर भी अगर मेंशन्ड होता है, ठीक है। तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है कि पब्लिक एट लार्ज को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर केटर कर रही है तो स्टेट लिस्ट के अंडर भी सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स या लॉज को फ्रेम कर सकती है। बट किस बेसिस पे मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज किया गया है, कोई न्यूज उसके ऊपर आएगी, मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। तो क्वेश्चन अगर हम देखें तो अब हम स्टेट लिस्ट के बेसिस पे, यूनियन लिस्ट के बेसिस पे ही देखेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द यूनियन लिस्ट? लाइट हाउसेस, इंश्योरेंस, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो जो लाइट हाउसेज हैं वो यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 26 में है। इंश्योरेंस की बात करें तो एंट्री नंबर 47 ऑफ द यूनियन लिस्ट। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन की बात करते हैं तो स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 6।
ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स एंड ऑफ द यूनियन जो है ऑफ द स्टेट्स एंड ऑफ द यूनियन एंट्री जो है या एंट्री नंबर फॉर द यूनियन लिस्ट बात करें तो 76 ही होगी। ठीक है, तो आई होप ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, तो इसको रटना ही पड़ता है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, इसको हम बाउंसर क्वेश्चन भी बोलते हैं। किसी को याद होता है, पढ़ा होता है तो उसको अटेम्प्ट करके मार्क्स ले लेता है, अदरवाइज यहाँ पे अगर आप दूसरी चीजें देखें तो अब ये बेसिकली इन क्वेश्चंस को लोग जो है वो अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, मद्रास हाईकोर्ट सेज नो टू सैंड माइनिंग एनीवेयर नियर द आदिचनल्लूर हिस्टोरिकल साइट। तो आदिचनल्लूर जो हिस्टोरिकल साइट है वो एक आयरन एज साइट है, तो अब वहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो एक्सकेवेशन अभी कैरी आउट कर रहा है, उस एरिया को भी फेंसिंग के अंडर रखा गया है। ठीक है, उसके बावजूद भी आप देखो वहां पर सैंड माइनिंग की जा रही है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे ये सवाल उठा दिया गया था एंड फाइनली मद्रास हाईकोर्ट ने बोला कि आयरन एज से बिलोंग करने वाली ये एक स्पेसिफिक एंड यूनिक साइट है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर यहाँ पर एक्सकेवेशन अगर चल रही हैं अभी, एंड अगर हमारी ये नेशनल जिसको हम बोलते हैं ना कि धरोहर है, ठीक है, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है ये एरिया, तो इसके अंदर हम किसी भी तरीके से यहाँ पर माइनिंग, स्पेसिफिकली सैंड माइनिंग को किसी भी एरिया के आसपास जो कि इस हिस्टोरिकल एरिया के आसपास रहती है या है एग्जिस्ट करती है, रहती भी क्या एग्जिस्ट करती है, तो इन दैट सिचुएशन इसको यहाँ पर अलाउ नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आदिचनल्लूर हिस्टोरिकल साइट, आयरन एज, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, इनको आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा इसके अंदर न्यूज के अंदर और कुछ भी नहीं है जो आपको पढ़ने की जरूरत है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है अब हम देख लेते हैं, वो अब हड़प्पन सिविलाइजेशन के बेसिस पे सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन, आपकी एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया है कि द टोटल टाइम स्पैन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन रेंजेस ए फ्रॉम 2000 BCE to 1000 BCE, B from 6000 BCE to 1300 BCE, C 1500 BCE to 900 BCE, D from post-Vedic civilization। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉम 6000 BCE टू 1300 BCE। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको डायरेक्टली यहाँ पर बताया गया है जो टर्म हड़प्पा है। अब हड़प्पा की अगर हम बात करते हैं तो इनिशियल फेज है, फिर उसका आप कह सकते हो कि मैच्योर फेज है, मैच्योर फेज के बाद लेटर ऑन उसका डिक्लाइनिंग फेज है, तो अपने अपने रीजन सभी के रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उसी वजह से अब ये डेकेडेंट फेज जो आप देखो 1900 BCE टू 1300 BCE जो है उसको लेट हड़प्पन पीरियड भी हम बोलते हैं। तो आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर मेट्रो से रिलेटेड अगर हम देखें तो एक बिगेस्ट अपडेट इंडिया के केस में कि बिना अब आप कह सकते हो ड्राइवर के, यानी कि प्रोटोटाइप ऑफ ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन सेट अनवील्ड। ठीक है, तो अब ये जो प्राइवेट कंपनी के थ्रू इसे बनाया जा रहा है, तो अब ये 6 आप कह सकते हो कि डिब्बों को लेकर इसका प्रोटोटाइप जो है उसको रिलीज किया गया है एंड इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, आपकी जरूरत होगी बैंगलोर के केस में यहाँ पर शुरुआत की जाएगी इसकी, तो अब इसमें होगा क्या कि आपको ड्राइवर की जरूरत नहीं होगी, या इवन ड्राइवर अगर एग्जिस्ट भी करेगा बट बेसिक काम जो है वो ट्रेन खुद से ही कर लेगी, है ना। इस तरीके से इसकी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है एंड जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट कंपनी को दिया गया है फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स तक इसकी मेंटेनेंस के लिए भी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट चीजें कवर्ड होंगी। ठीक है, तो बट प्रोटोटाइप जो है ड्राइवरलेस मेट्रो की वो रिलीज कर दी गई है बैंगलोर में फिलहाल, पिंक लाइन एंड ब्लू लाइन जो कि एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी, कीपिंग इन माइंड कि बैंगलोर का ट्रैफिक बहुत ज्यादा फेमस है यहाँ पर लेट करवाने के लिए, फ्लाइट्स के लिए, है ना, सबसे पहले वहीं से उसको शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो 15 साल के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा जो अब कंपनी है वो ऑफर कर रही है मेंटेन करना इन ट्रेन को एज वेल एज जो कि रिक्वायर्ड चीजें यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीड है। तो इसी से रिलेटेड ना मेट्रो में अब आपका मेट्रो से रिलेटेड PIB में एक आर्टिकल आया था, PIB के आर्टिकल जो आया था आई गेस जून या जुलाई में। ठीक है, इसी आर्टिकल के बेसिस पे अब हम क्वेश्चन देखते हैं, तो जून एंड जुलाई की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इस आर्टिकल को कंसिडर करना आप। क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग। पहली स्टेटमेंट कह रही है इंडियाज मेट्रो नेटवर्क ग्रू फ्रॉम 248 किलोमीटर्स इन 2014 टू 1013 किलोमीटर्स इन 2025। सेकंड स्टेटमेंट है द एनुअल मेट्रो बजट फॉर 2025-26 इज 34,807 करोड़, up more than 6 times from 5,798 crores in 2013-14. Which of the statements above is or are incorrect? तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट के ऊपर आपको फोकस करना है। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो सिंस ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपको याद रहेंगे क्वेश्चन के थ्रू, तो दोनों स्टेटमेंट्स को यहाँ पर करेक्ट दिया गया है, तो इस डेटा को प्लीज ध्यान में रखना कि हो सकता है कि मेट्रो से रिलेटेड और कोई डेवलपमेंट आ जाए एंड आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले, यूपीएससी क्या कोई और को भी अगर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें ये सवाल पूछ लिया जाए, क्योंकि मिसलेनियस कैटेगरी के अंदर है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जनरली पूछ लिए जाते हैं, एक नहीं तो दूसरे तरीके के थ्रू, तो इसको यहाँ पर याद रखना। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर दिया गया है PIB के
आर्टिकल का, एंड टेलीग्राम ग्रुप पे मैं पूरा का पूरा आर्टिकल आपके साथ शेयर कर दूंगी, जो भी इंपॉर्टेंट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी उसके लिए आप अपने नोट्स बना लीजिएगा। तो नेक्स्ट अब हम न्यूज को डिस्कस करते हैं। यूएस सीज्ड वेरी लार्ज टैंकर नियर वेनेजुएला सेज ट्रंप। तो वेनेजुएला के अंदर आप देखो कि मेजर मुद्दा क्या चल रहा है। तो वेनेजुएला की जो करंट गवर्नमेंट है वो बेसिकली अगेंस्ट है ट्रंप, या उनकी पॉलिसीज जो है यूएसए से मेल नहीं खाती। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखोगे कि यहाँ पर जो ट्रंप की नोबेल प्राइज की बात थी वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो मिस मकाडो जो है जिनको यहाँ पर नोबेल प्राइज दिया गया था, उन्होंने ट्रंप को थैंक यू किया था सबसे पहले जब उनको नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक है। वो भी अब कंटेंडर हैं, एक तरीके से वो छुपती फिर रही हैं फिलहाल, ठीक है। तो उन्होंने खुद नोबेल प्राइज खुद से यहाँ पर रिसीव भी नहीं किया था, वो खुद छुप रही हैं, ठीक है, क्योंकि उनके अगेंस्ट जो भी वेनेजुएला की करंट गवर्नमेंट है उनको अरेस्ट करने के लिए या उनके पीछे जरूर लगी हुई है। तो अब वेनेजुएला जो है वहां पर तख्ता पलट की बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं। तो हम देख रहे हैं कि यूएस से जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फिलहाल तो अगर आप देखो कि सी वाले एरिया के अंदर ही ज्यादातर इंटरफेरेंस दिख रही है। एंड जो ट्रंप ने ये चीज बोली है कि बहुत बड़ा साइज या इवन वन ऑफ द लार्जेस्ट सीज उन्होंने की है ऑयल की, जो कि अब ईरान से आ रहा था, ठीक है, ईरान से वेनेजुएला आ रहा था। एंड ईरान इज ऑल्सो नॉट एन अलाई ऑफ यूएसए, एंड ईरान से होते होते वो क्यूबा जा रहा था। क्यूबा भी अगेंस्ट यूएसए है करंटली, है ना। तो उन्होंने बोला कि बिगेस्ट सीज है जो कि उन्होंने कोस्ट ऑफ वेनेजुएला के आसपास यहाँ पर जो है सीज किया है, एंड इसी वजह से ये एक मेजर डेवलपमेंट है एंड देयर इज अ नीड फॉर चेंज इन वेनेजुएला, ठीक है। तो अब जियोपॉलिटिकली चीजें जो है वो चेंज होती काफी ज्यादा नजर आ रही हैं। देन ट्रंप अनवील्स गोल्ड कार्ड फॉर इमिग्रेंट सिटीजनशिप पाथवे। तो अब उन्होंने गोल्ड कार्ड वाली यहाँ पर बात बोली कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है कि डायरेक्टली वो सिटीजनशिप यहाँ पे प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए अमाउंट उन्होंने रखी है $1 मिलियन फॉर एन इंडिविजुअल एंड $2 मिलियन फॉर कॉर्पोरेशन। एंड इसमें अब फुल वेटिंग वाला प्रोसेस इंक्लूडिंग होगा, ठीक है, कि जो लोग आएंगे अमेरिका के अंदर वो पैसा भर के आएंगे, यानी कि अमीर लोग ही आने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि अब इलीगल इमिग्रेंट्स या इवन की इमिग्रेंट्स जो कि लीगली भी आए हैं उनको वापस भेजने की बात की जाती है ना, क्योंकि उनका यहाँ पे ये कहना था कि जो मेजरली उनकी स्टेटमेंट में ये था कि जो इंडियंस हैं इवन की चाइनीज हैं जो कि इंडिया में आते हैं वो सिर्फ पढ़ाई करके वापस चले जाएंगे, ठीक है। पेरिस का इवन फ्रांस का नाम उन्होंने यहाँ पर भी लिया, है ना। तो ये 3 कंट्रीज का नाम स्पेसिफिकली उन्होंने लिया कि बेनिफिट जो है वो यूएसए के अंदर तभी होगा कि कोई एक्स्ट्रा पैसे खर्च के यूएसए के अंदर आएगा, तो इसी वजह से वो यहाँ पर रहना भी चाहेगा। वेराज जो इतने ऐसे अलग अलग नेशन से जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो पढ़ के वापस इंडिया या इवन फ्रांस या इवन चाइना चले जाते हैं, फिर वहां पे जो नॉलेज उनको मिलती है उसका यूज करके वो बड़ी बड़ी चीजें करते हैं। वो अब इंडियन इकोनॉमी या इवन चाइनीज इकोनॉमी या बाकी कंट्रीज की इकोनॉमीज को बेनिफिट करता है, बट वो यूएसए के लिए नुकसान है, ठीक है। तो ये गोल्ड कार्ड के लिए स्पेसिफिकली अमाउंट इतनी ज्यादा निकाल के दी है उन्होंने, वो अमाउंट अब इसी तरीके से चलने वाली है। सो बांग्लादेश टू होल्ड जनरल इलेक्शन, जुलाई चार्टर रेफरेंडम ऑन February 12th। तो February 12th को अब नए इलेक्शंस होंगे यहाँ पर, ठीक है। प्रेसिडेंशियल तो नहीं, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस यहाँ पर होंगे डेमोक्रेसी को इंश्योर करने के लिए। अब यहाँ पर 2 तरह की पार्टीज है, एक तो शेख हसीना की पार्टी है ना। शेख हसीना को तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि वो तो खुद इंडिया में ही है एंड उनको यहाँ पर सजा भी दे दी गई है, ठीक है। तो अब वो इंडिया जो है असाइलम यहाँ पर उनको दे रहा है। एंड दूसरे हैं मिस्टर यूनस, जो मिस्टर यूनस हैं अब वो उनके प्रेसिडेंट है फिलहाल, अगर आप देखो, ठीक है। तो उनका भी यहाँ पर आप देखोगे, सॉरी मिस्टर यूनस जो है उनके ऑपोजिशन में यहाँ पर हैं, तो वो चाह रहे हैं कि यहाँ पर वो जीत जाएं, है ना। तो अब इसी के अंदर अंदर विदाउट आप देखोगे कि पार्लियामेंट की या इवन की अमेंडमेंट की इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो चार्टर है रेफरेंडम का उसको भी पास करना जरूरी होगा। इसी के बेसिस पे जो इलेक्शन है उसको कंडक्ट कराए जाएंगे। मेजर चेंजेस जो है बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर हो सकता है कि आए, ठीक है। तो 13th इलेक्शंस जो है, 13th जो इलेक्शंस फॉर द प्राइम मिनिस्टर वो कंडक्ट कराए जाएंगे। एंड द करंट यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है दैट इज मोहम्मद शहाबुद्दीन, उन्होंने कहा है कि ही विल स्टेप डाउन क्योंकि उनको साइडलाइन किया गया है बाय मिस्टर यूनस, ठीक है। तो इसी वजह से जो इलेक्शंस है वो नेशनल कंसेंसस कमीशंस के बेसिस पे एंड पॉलिटिकल पार्टीज की क्या अब कंसेंसस है उसके बेसिस पे होंगे। और ये जो चार्टर है पहले भी अडॉप्ट किया गया था, ठीक है, कि क्या यहाँ पर जनता चाहती है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं कि वो उनका कंसेंसस यहाँ पर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चेंजेस लाएंगे उसके लिए भी, एंड जो नई यहाँ पर सरकार बनने जा रही है उसके लिए तो वोटिंग यहाँ पर होगी, तो जनता जो है वो वोट करने आए। देन यूएस क्लियर्स 686 मिलियन F-16 सपोर्ट डील फॉर पाकिस्तान। तो यहाँ पर F-16 जो उनकी अब एविएशन सेक्टर से डील करती है, जो एयर डिफेंस के साथ यहाँ पर डील करती है, ये डील यहाँ पर अलाउ की गई है, पास कर दी गई है यूएसए के द्वारा। बट यहाँ पर यूएस ने बोला है कि इंडिया को यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, एंड ये डील को अप्रूव किया गया है कि हम इंडो पैसिफिक रीजन को ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये रूल ऑफ लॉ एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड डिग्निटी के बेसिस पे अलाउ की गई है। एंड F-16 जो फ्लीट है
उसकी अपडेशन की रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान को, तो हम टोटली यहाँ पर 686 मिलियन की जो डील है उसे अप्रूव करते हैं। हालांकि इसे अभी फाइनलाइज नहीं किया गया है, बट इसे अप्रूव जरूर कर दिया गया है। तो इससे उन्होंने बोला कि इंडिया को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, अपग्रेडेशन का प्लान है। अपग्रेडेशन कैसे, कि वो अपनी फ्लीट को एटलीस्ट मेंटेन कर सके। तो अब इस वजह से क्या होगा कि सेफ ऑपरेशंस ऑफ पाकिस्तान एग्जिस्टिंग फ्लीट जो है F-16 वो अब बेटर कैपेबिलिटी के साथ ऑपरेट कर सकते हैं, जो कि ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी के साथ अभी चल रही थी, ठीक है, यानी कि पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ चल रही थी। तो अपग्रेडेशन का ये सिर्फ छोटा मोटा प्लान है कि ओवरऑल अगर आप स्टेल्थ देखो, पावर देखो पाकिस्तान की, वो नहीं बढ़ेगी। एंड इंडिया जो है स्टिल उनका बिगेस्ट यहाँ पर डिफेंस एलाय रहता है। एंड डिफेंस पार्टनरशिप के बेसिस पे अगर आप देखो तो यूएसए ऑलवेज सपोर्ट्स इंडिया। तो यहाँ पर डिप्लोमेटिकली हमेशा यूएसए चलता है, उनकी पॉलिसीज चलती हैं, उसी के ऊपर ये चीज भी अब निर्धारित है कि क्या चीजें एट द बैक एंड की जा रही है, क्या फ्रंट एंड पे पोर्ट्रे किया जा रहा है। देन ऑस्ट्रियन पार्लियामेंट पासेस लॉ बैनिंग हेडस्कार्फ फॉर स्कूल गर्ल्स, ठीक है। तो लार्ज मेजोरिटी के साथ अब बैन किया गया है हेडस्कार्फ्स को उन लड़कियों के लिए जो 14 साल से कम जिनकी उम्र है, ठीक है। तो उन्होंने बोला सोसाइटल डिवीजन इसमें आ जाएगा। अब ये सोसाइटल डिवीजन बेसिकली सोशियोलॉजी का एस्पेक्ट है। इसका मतलब यही है कि जो लड़कियां हैं वहां पर हेडस्कार्फ्स अगर उनको मैंडेटरी हैं और वो 14 साल से कम बच्चियां जो हैं, है ना, उनको अगर मैंडेटरी नहीं किया गया तो वही तो फ्यूचर है आने वाले टाइम में। वो ही अगर शुरू से हेडस्कार्फ नहीं पहन रही हैं तो आगे जाकर वही अब क्या करेंगी, सोशल डिवाइड का हिस्सा बनेगी, मतलब कि वो बोलेंगे हम क्यों पहनेंगे, है ना। तो ये लेटर ऑन यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ऑल्दो द डिसीजन इज वेलकम्ड, ठीक है, तो द डिसीजन इज गुड कि अब ऑपरेशन जो करंटली लड़कियों के ऊपर चल रहा है उसे हटाया गया है हेडस्कार्फ, क्योंकि 14 साल से कम की बच्चियां भी बहुत छोटी होती हैं, उन्हें चीजें समझ में भी नहीं है ना। तो ये सारी चीजें जो यहाँ पर ऑस्ट्रियन पार्लियामेंट में चली हैं। देन इंडिया सीइंग ग्रेट मोमेंटम इन एआई, एजेंटिक एआई डिप्लॉयमेंट्स, नाडेला। अब नाडेला कौन है यहाँ पर, अगर आप देखोगे सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट के। तो उन्होंने अब इंडिया विजिट थी, इंडिया विजिट के अंदर उन्होंने यहाँ पर बोला कि इंडिया के जो माइंड्स हैं, स्पेसिफिकली बैंगलोर के अंदर ये जब एक जो आप कह सकते हो काइंड ऑफ मीटिंग जो हो रही थी, या अब आप कह सकते हो उसके अंदर क्या किया गया, डिस्कशन जो है वो इसी बेसिस पे की गई कि माइक्रोसॉफ्ट एंड इवन द टेक्नोलॉजीज रिक्वायर इनोवेशन, ठीक है। और ये इनोवेशन जो है अब कहाँ से आ सकती है, नए माइंड से, ठीक है। और उन्होंने बोला बैंगलोर के अंदर जो काम किया जा रहा है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या इवन मशीन लर्निंग जैसी अब हमारे पास चीजें होती है जिसमें एआई भी होता है ना। तो मशीन लर्निंग टूल्स के लिए भी जो बैंगलोर इवन कि इंडिया, इवन चाइना की भी बात यहाँ पर हुई है, बट कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया में उन्होंने ये चीज बोली कि बहुत ज्यादा शार्प माइंड्स हैं, ठीक है। तो यही अब एआई को अब बेटर तरीके से कैसे हम कर सकते हैं यूज, उसके बेसिस पे जो इंडिया है उसकी सपोर्ट आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा लगेगी। इंडिया के इंजीनियर्स की, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की जो नीड है वो रहेगी। तो गिटहब की डेवलपमेंट उन्होंने यहाँ पर बोली कि बाय 2030 हम चाहते हैं कि इसको अडॉप्ट कर ले पूरी की पूरी दुनिया, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की भी बात की है कि $17.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर माइक्रोसॉफ्ट करने वाला है आने वाले सालों के अंदर। तो जो गिटहब की यहाँ पर डेवलपमेंट की जा रही है फिलहाल करंटली बैंगलोर के द्वारा भी, या इवन कि आप देखो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के द्वारा भी, कि माइक्रोसॉफ्ट उसके अंदर और ज्यादा यहाँ पर अब ध्यान से या प्रायोरिटी पे इंडिया को रखेगा। द नेक्स्ट न्यूज आपकी कहते हैं यूएन सीक्स इमरजेंसी फंडिंग टू सपोर्ट साइक्लोन हिट श्रीलंका, ठीक है। तो साइक्लोन दितवा आया था, सिवियरली यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुई है इन श्रीलंका। इंडिया ने भी अपना प्रोग्राम जो है उसको लॉन्च करके काफी हद तक रिलीफ पहुंचाने की कोशिश की है, बट स्टिल अगर आप देखो तो पैसे की रिक्वायरमेंट जरूर रहेगी फॉर रीबिल्डिंग श्रीलंका। एंड टोटल सपोर्ट अगर आप देखो यूएन ने जो बोला है कि जो प्राइवेट या इंटरनेशनल डोनर्स हैं वो करना चाहते हैं अगर, तो $35.3 मिलियन की रिक्वायरमेंट रहेगी, ताकि बेसिक नेसेसिटीज एटलीस्ट श्रीलंका के जो लोग हैं उनकी केटर की जा सके। द नेक्स्ट है वर्क क्लोजली टू स्पर क्रूड ऑयल सोर्स डाइवर्सिफिकेशन। तो जो पार्लियामेंट्री कमेटी है ना ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, उन्होंने यही चीज को स्टेट किया है कि जो हमारी ऑयल सोर्स डाइवर्सिफिकेशन है उसके ऊपर हमें रिक्वायरमेंट है चीजों को चेंज करने की। कहने का मतलब यही है कि ऑयल से रिलेटेड मुद्दा बहुत ज्यादा है। अभी टैरिफ्स इंडिया के ऊपर यूएसए के द्वारा लगा दिए गए, पहली चीज वो। अब रशिया से भी अगर हम तेल लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, यूएसए नाराज होगा। एंड यूएसए जो है हमें अगर तेल बेच रहा है तो उस वजह से क्या होगा, हमें महंगा तेल बचेगा। कि हमें क्या करना है, अपने ऑयल का जो सोर्स है उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। कि इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है अभी उसकी डेवलपमेंट है, या जो अगर हमारी जो नीड है या डोमेस्टिक नीड्स है उसको केटर करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 80 to 90%, 80 क्या 89 to 90% जो है ऑयल हम इंपोर्ट ही करते हैं, है ना। तो इसी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, बोथ ज्योग्राफिकली एंड कॉन्ट्रैक्चुअली ऑल्सो, ठीक है। कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अगर हम बाउंड कर देते हैं उसके बाद कोई यहाँ पर डिसीजन आता है तो दूसरी कंपनी या इवन की दूसरा नेशन भी कुछ नहीं कह सकता कि अब सपोज कीजिए सैंक्शन जो है यूएसए ने आज लगाई, बट आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2 महीने पहले का है, तो वो सैंक्शन में भी
उसके ऊपर नहीं लगेगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पहले से है। कॉन्ट्रैक्चुअल बाउंडेशन की वजह से जो लाइबिलिटी एक कंट्री को कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पे पे करनी पड़ेगी तो वो एक तरीके से बच जाएगी फ्रॉम दैट काइंड ऑफ सैंक्शन, है ना। तो अब इसके ऊपर उन्होंने बोला कि ज्योग्राफिकली भी कि कंट्रीज को ढूंढो कहां से उस चीज को फुलफिल कर सकते हो। दूसरी चीज उन्होंने यहाँ पर ये बोली कि कॉन्ट्रैक्चुअली उसको यहाँ पर जल्दी से जल्दी सील किया जा सके ताकि इंडियन जो डिमांड है या मार्केट में वॉलेटिलिटी चल रही है इतनी ज्यादा उसको जो है हम ओवरकम कर सकें। देन रुपी स्लिप्स टू रिकॉर्ड लो बट आरबीआई लाइकली टू कर्ब लॉसेस। तो अब अगेन ये जो रुपी की अगर हम बात करें तो सप्लाई जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई मार्केट के अंदर अगेन, क्योंकि हमने 1 या 2 दिन पहले न्यूज के अंदर ये चीज पढ़ी थी कि इंडियन इन्वेस्टर्स जो थे अब एफडीआईस थी, इंडियन भी क्या जो एफडीआईस थे इन्वेस्टर्स थे फॉरेन कंट्रीज के, उन्होंने वापस अपने शेयर्स को यहाँ पर लिक्विडेट करना शुरू कर दिया। सप्लाई ऑफ रुपी इन द मार्केट बढ़ गया, ठीक है। तो और ज्यादा आप देखोगे कि रुपी जो है अगेंस्ट डॉलर गिरता जा रहा है, ठीक है। तो गिरता गया बट अब अभी तक तो जो आरबीआई उन्होंने इंटरवीन नहीं किया था बट अब आरबीआई इंटरवीन कर रहा है इसके अंदर एंड उन्होंने बोला है कि अब जितने भी लॉसेस लोगों ने स्पेसिफिकली बिजनेसमैन सेक्टर में मेजरली हुए हैं ट्रेडर्स को, ठीक है, उनके अंदर आरबीआई उनको रिलीफ प्रोवाइड करेगा। एंड अर्लियर ऑल्सो उन्होंने बोला था आरबीआई के इंटरवेंशन के तहत यही चीज को डिसाइड किया गया था कि आरबीआई जो है अब क्या कह रहा है कि आपको लोन्स प्रोवाइड कर रहा है बट एक डेडलाइन के साथ और इस शर्त के साथ कि आप जो अपना डाइवर्सिफिकेशन करोगे एरिया वाइज, ठीक है, कि आपके जो एक्सपोर्ट अगर आप करते भी हो, ठीक है, तो उस एक्सपोर्ट को इस तरीके से किया जा सके ताकि आपको जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही मिले, ठीक है, कि अब डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत है। आरबीआई फर्दर इंटरवीन यहाँ पर कर रहा है बट अगर आप देखो कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कोई चेंज किया जा रहा है वो फिलहाल यहाँ पर नहीं दिखता, ठीक है। सो नेक्स्ट आपकी जो न्यूज है वो ये कह रही है मेक्सिको की 2024 के टैरिफ्स कुड स्टिल हर्ट इंडियाज ऑटो एक्सपोर्ट्स। तो अब इसके अंदर क्या है कि 2024 के अंदर भी ना मेक्सिको ने सेम ही चीज की थी कि 2 साल के लिए ना हम 50% से टैरिफ 5 to 50% के बीच में टैरिफ लगा रहे हैं फॉर ऑल दोज मेंबर्स जो कि अब एशिया के हैं एंड जिनके साथ उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, जिसके अंदर इंडिया और चाइना भी इंक्लूड होता है जिनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मेक्सिको के साथ नहीं है। अब मेक्सिको जो है वो बॉर्डर करती है किसको, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड एलाई भी है यूएसए की, ठीक है। तो अपने पड़ोसी की जो कि वर्ल्ड पावर है उसकी अगर आप नहीं सुनोगे तो वो आपको पक्का ही पक्का दबा देगा और इलीगल इमिग्रेशन की यहाँ पर बात टाइम एंड अगेन अगर चलती जा रही है तो उसमें डर जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है पड़ोसी देशों का, है ना। तो इसी वजह से अब यही चीज को यहाँ पर बोला गया है कि जो 5 से 50% वाली जो अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बेसिस पे लगाए गए थे टैरिफ उसको ही एक्सटेंड किया जा रहा है क्योंकि 2026 तक वो या एक्सपायर होना है या 31 दिसंबर 2025 तक वो एक्सपायर होने वाला था। जनवरी 1 2026 से, ठीक है, उसे वापस से रीइंपोज कर दिया गया है ना। तो अभी वो चलता जा रहा है बट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखो तो 50% की कैटेगरी में इंडिया आ चुका है। अब इसमें मेजर जो है सेक्टर में जो अब फर्क पड़ेगा दैट इज द ऑटो एक्सपोर्ट्स, ठीक है। ऑटो एक्सपोर्ट्स में अगर आप देखिए तो स्पेयर पार्ट्स की जब हम बात कर रहे हैं, मोटरसाइकिल रिलेटेड जो ऑटो पार्ट्स है या गाड़ियों से रिलेटेड ऑटो पार्ट्स हैं या इवन गाड़ियां इटसेल्फ, इंडिया जो है मैक्सिमम 2 से 3% यहाँ पर लगता था इंडिया की जो जीडीपी है वो अभी वहां से एक्सपोर्ट से पैसा कमा रहा था, ठीक है, ऑफ द सिमिलर थिंग। वेयरएज मेक्सिको की जब मैं बात करूं उनके ऊपर थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ सकता है कि 1.3% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ दैट ईयर अगर हम देखें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो उनके इंपोर्ट उसी हिसाब से हो रहे थे, ठीक है। तो अब जो एक्स्ट्रा पोर्ट यही है, बात यही है कि मोटरसाइकिल एक्सपोर्ट्स जो है वो कितना मेकअप करते हैं 7% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू मेक्सिको, ठीक है। एंड उसके अलावा अगर आप देखो जो मोटरसाइकिल कार्स एंड देयर पार्ट्स जो हैं वो 1.4 बिलियन और 25% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू मेक्सिको यहाँ पर काउंट करते हैं। तो ऑटो सेक्टर्स के अंदर थोड़ा सा इंपैक्ट इसके अंदर दिख सकता है। तो आप देखो कि यूएस के जो टैरिफ्स लगाए गए थे उसके अंदर टेक्सटाइल सेक्टर, डायमंड जो हमारी या ज्वेलरी सेक्टर जो है, अपैरल्स है ना, इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा था, बाकी चीजों के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। जैसे अभी हमने राइस वाली न्यूज भी पढ़ी कि राइस जो है डंपिंग पॉलिसी के अंडर यूएसए बोल रहा है कि इंडिया एंड इवन के इंडोनेशिया से हम नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इंडिया को इतना फर्क उस चीज से नहीं पड़ता। मेक्सिको के केस में अगर हम देखें तो ऑटो सेक्टर के ऊपर थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ सकता है। देन नवंबर इक्विटी जो म्यूचुअल फंड की नेट फ्लोज है दैट रोज बाय 21% टू 29,000 करोड़। तो फाइनली 3 से 4 महीने के अगर हम देखें डाउनफॉल के बाद जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर लोगों ने इन्वेस्ट करना थोड़ा सा शुरू कर दिया है, ठीक है। दैट इज कि नेट इनफ्लोज जो है कितने हुए, अब इंक्रीज हुए 21% से 29,911 करोड़ जो कि नवंबर 2025 के अंदर थे। अब ये एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया का ये डेटा है एंड जो नंबर कितना था ये 24,690.33 करोड़ इन अक्टूबर, ठीक है। तो अब रिलीफ थोड़ा सा यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अब सरकार ने या इवन की सेम एसोसिएशन ने ये चीज को भी बोला है कि इक्विटी से रिलेटेड जितनी भी अगर आप स्कीम्स को कंटिन्यू करते रहते हो तो वही एक ड्राइविंग फोर्स है। क्यों? क्योंकि अब जो स्कीम्स है उसके अंडर आपको सब्सिडी भी मिल रही है, सब्सिडी नहीं मिल रही है तो किसी तरीके से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा होगा, इनकम टैक्स में बेनिफिट हो रहा होगा। तो ऐसी ही स्कीम्स जो है अगर सरकार लॉन्च करती रहे तो इससे क्या होता है कि जो पैसिव फंड्स हैं, पैसिव फंड्स क्या है कि जो आपके अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ सेविंग्स पड़े हैं,
ठीक है, उससे आपको कुछ पैसा नहीं आ रहा, ठीक है, अब वो एक्टिवली इतनी ज्यादा सर्कुलेट नहीं हो रही है। तो अब के जो पैसिव अब फंड्स हैं उनको जो लोग हैं जिनके अकाउंट में ये पैसा पड़ा हुआ वो इन्वेस्ट तभी करना शुरू करते हैं जहां पर उनको कुछ ना कुछ फायदा हो। अदरवाइज अब जो है अब वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए म्यूचुअल फंड्स हो गया, इवन इक्विटी में जो लोग हैं वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार इतना नहीं है। बट ये स्कीम्स की बदौलत अगर आप देखो थोड़ा सा यहाँ पर अपराइज होता हुआ नजर आ रहा है, बट जुलाई के डेटा के अकॉर्डिंगली अभी थोड़ा सा कम है, बट स्टिल थोड़े से पॉजिटिव चेंज यहाँ पे बेटर या एक बेटर सिनेरियो को ही पोर्ट्रे कर रहा है। देन नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट सेज माइग्रेशन ऑन एसआईआर ऑर्डर में इंक्लूड इलीगल क्रॉसिंग्स इनटू इंडिया। तो एक नया यहाँ पर ना ट्विस्ट आता हुआ नजर आया है एसआईआर को लेकर कि इलेक्शन कमीशन यही चीज को बोल रहा है एसआईआर को कंडक्ट इसलिए किया गया 20 साल के बाद, तो पहली बार हम इसे कंडक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माइग्रेट हो गए हैं, तो इसी वजह से हमें डेटा कलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि 20 साल तो आपने वेट कर लिया, तो 20 साल से आप पहली बात तो थे कहाँ, ठीक है। एक उन्होंने रिस्पांस इलेक्शन कमीशन से सीख किया था एंड सेम ही रिस्पांस जो कि पिछली बार उन्होंने दिया था उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है, कि 20 साल से का कोई रिस्पांस नहीं है यहाँ पर। एंड दूसरी चीज उन्होंने बोला कि आप माइग्रेशन तो यहाँ पर सर्च कर रहे हो कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ चला गया होगा कोई, बट कभी आपने ये चीज को कंसिडर किया है कि इन 20 साल के अंदर अंदर जो बॉर्डर से इलीगली माइग्रेट करके इंडिया में आ गए हैं, ठीक है, एंड 2002-2003 के बाद से ही आ गए, उनको तो सिटीजनशिप का यहाँ पर राइट मिल जाएगा, ठीक है, कि कभी आपने इंटर बॉर्डर क्रॉसिंग की बात भी सोची है या नहीं सोची है कि इज द इलेक्शन कमीशन डम्ब कि उन्होंने इस पॉइंट को चीजों को सोचा नहीं है कि पहली बात तो अब अगर आप एसआईआर के थ्रू यहाँ पर थोड़ा सा सिटीजनशिप का चेक रख भी रहे हो, जो कि पॉसिबली हो भी रहा है, कि पहली बात तो सिटीजनशिप का चेक रखने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को नहीं है। दूसरी चीज उन्होंने बोला कि आप अगर ये बॉर्डर क्रॉसिंग को इतना ही ज्यादा ध्यान से देख रहे हो कि बॉर्डरिंग स्टेट्स के अंदर ये ना हो, तो आपको ये चीज का भी ध्यान रखना चाहिए था 20 साल पहले कि अब आपको क्या हुआ, व्हाट चेंज नाउ, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंपेरेटिव्स या सिटीजनशिप की नेसेसिटी है, अगर रिक्वायरमेंट है फॉर द राइट टू वोट, एंड अगर आप उसी के बेसिस पे सिटीजनशिप को चेक कर रहे हो तो प्रॉपर तरीके से तो देखो कि इलीगल इमिग्रेशन बॉर्डर के थ्रू जो है आप उसको कैसे भूल गए, इमिग्रेशन भी क्या माइग्रेशन जो है आप बॉर्डर के थ्रू उसको कैसे भूल गए। तो माइग्रेशन जो है सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स के अंदर ही नहीं हुई है, यहाँ पर जो माइग्रेशन है वो बॉर्डर से भी यहाँ पर हुई है, तो उसको भी ध्यान में रख के एसआईआर को कंडक्ट कराया जाए। देन मोदी स्पीक्स टू ट्रम्प ऑन बायलेटरल ट्रेड्स ओवर फोन, ठीक है, बायलेटरल ट्रेड को लेकर यहाँ पर ओवर द फोन कॉन्वर्सेशन हुई है मोदी जी की ट्रम्प के साथ। एंड सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है ना कि ट्रम्प जो है उनको अपडेशन भी देनी थी, व्लादिमीर पुतिन जो है वो इंडिया में होकर गए हैं, रशिया जो बिल्कुल अब ऑपोजिट साइड है ऑफ यू कैन से यूएसए, तो अब उनको अपडेट देना था, तो यही चीज के बारे में यहाँ पर अपडेशन हुई है, यही चीज को लेकर जो है डिस्कशन हुई है कि आने वाले टाइम में क्या क्या प्रोग्राम्स लॉन्च हो सकते हैं, किस बेसिस पे जो डिस्कशंस है, डिफेंस टाइज हैं, ये यूएसए और इंडिया की कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किस तरीके से काम कर रही है, ठीक है। एंड इसी के ऊपर यहाँ पर डिस्कशंस आने वाले टाइम में अगर आप देखो हो सकता है टैरिफ से रिलेटेड मीटिंग भी यहाँ पर हो पाए, ठीक है। तो एनर्जी सेक्टर हो गया, टेक्नोलॉजिकली अगर हम एडवांसमेंट की बात करते हैं तो ये सारी चीजों को डिस्कस किया गया ओवर द टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन। देन DPIIT सिग्नल्स कॉपीराइट एक्ट चेंजेस टू एड्रेस AI इश्यूज। तो अब आप यहाँ पर मैं मेजर सी स्टोरी बता देती हूँ आपको। तो DPIIT जो है उन्होंने ये बोला है कि AI के अंदर ना बहुत सारे मुद्दे यहाँ पे सामने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि AI जो है मशीन लर्निंग है, ठीक है। मशीन लर्निंग के बेसिस पे अगर आप कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं AI को यूज करती हूँ, मैं बोलती हूँ कि मुझे डेटा कोड करके दीजिए, ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति जो कि एक रिसर्चर है, उनके रिसर्च पेजेस हैं, ठीक है, रिसर्च पेपर्स भी अगर वो पोस्ट करते हैं एंड कई बार वो आर्काइव्स में भी होते हैं, यानी कि विजिबल ऑन द वेबसाइट नहीं होते हैं, तो उस डेटा को भी कई बार AI जो है वो रिट्रीव कर लेता है, जो कि या तो पेड कॉन्टेंट होता है उसको भी रिट्रीव कर लेता है। तो उन्होंने बोला DPIIT ने कि जो कि अब ये जो लोग हैं वो रिसर्च पेपर्स को या इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करते हैं जो कि पेड है, ठीक है, वो अगर आप फ्री में ही किसी को दे रहे हो, ठीक है, तो उन व्यक्तियों का तो लॉस होगा। तो आने वाले टाइम में AI के अंदर ये चीजों को इनकलकेट करना जरूरी है कि अगर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन उनका जो मॉडल है अगर वो यूज करता है तो उनको क्या करना पड़ेगा, पे करनी पड़ेगी रॉयल्टी, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज उन्होंने बोला कि यहाँ पर बहुत सारे केसेस देखने में इस कॉन्टेक्स्ट में भी मिलते हैं कि कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट हो रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि AI जो है उनसे बिना परमिशन लिए उनकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कॉपीराइट अगर एग्जिस्ट करता है तो उनकी तो इन्फ्रिंजमेंट ऑटोमेटिकली हो रही है। एंड अभी का जो रूल है जो उसके बेसिस पे ये चीज को बोला जाता है कि अब आप ओनर्स किसके ऊपर है, ओनर्स का मतलब कि कौन जाकर इस चीज को प्रूव करेगा कि उनका जो कॉपीराइट का अधिकार है वो वायलेट हो रहा है, दैट लाइज ऑन द रिसर्चर और द पर्सन जिसका डेटा पब्लिश हुआ है। तो इसी के बेसिस पे, दो तीन चीजों के बेसिस पे ना जो हमारा एक्ट है उसके अंदर चेंजेस लेकर आने की बात की जा रही है, ठीक है। अब जो एक्ट है उसके बेसिस पे आप देखो कॉपीराइट रॉयल्टीज कलेक्टिव फॉर AI ट्रेनिंग जो है इसके अंदर अब चेंजेस लेकर आने की बात हो रही है। एक्ट के अंदर चेंजेस लेकर आने की बात की जा रही है, कॉपीराइट एक्ट के अंदर 1957 के, ठीक है।
तो अब इसके बेसिस पे क्या होगा, एक तो पहली बात तो ओनर्स का जो है प्रूव करने का वो चेंज किया जाएगा, ठीक है, कि अब एआई जो है वो प्रूव करेगा, या मशीन लर्निंग जिन्होंने डेवलप की है वो प्रूव करेंगे कि उन्होंने डेटा यहाँ पर उठाया है या नहीं उठाया है, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी बात, एंड ये तभी पॉसिबल होगा रॉयल्टी पे करने वाला कॉन्सेप्ट, जैसे अब चैट जीपीटी है ना, फॉर एग्जाम्पल, तो वो अब मोनेटाइज हो चुकी है। अगर वो मोनेटाइज ना हुई होती एंड फिर वो ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि मॉनिटरी गेन अगर किसी तरीके का नहीं हो रहा है किसी व्यक्ति को, तो तब वो रॉयल्टी पे करने के लिए बाउंड नहीं होंगे। बट अभी के केस में अगर हम देखें चैट जीपीटी मोनेटाइज हो चुके हैं तो उनको रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी, तो ओनर्स जो है वो शिफ्ट हो जाएगा एआई के ऊपर कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं दी है। तो ये चेंजेस जो है यहाँ पर प्रपोज्ड है। देन नेवी चीफ ब्राजील विजिट टू बूस्ट डिफेंस पार्टनरशिप। डिफेंस की पार्टनरशिप यहाँ पर हाई लेवल मीटिंग हुई है सीनियर ब्राजीलियन लीडरशिप की, ठीक है, कि एक्सपैंड करना है इंडिया और ब्राजील के डिफेंस टाइज को। तो ब्राजील जो है उन्होंने रिसेंटली इंडिया के साथ, आप देखोगे कि वेपन्स के लिए भी, इंपोर्ट करने के लिए भी, यानी कि इंडिया अब एक्सपोर्ट करेगा वेपन्स टू ब्राजील एंड ब्राजील इंपोर्ट करने वाला है उन्हें, ठीक है। उसको लेकर भी एक डिफेंस टाइज जो है वो हुई थी रिलेटेड टू गन्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो इसी चीज को यहाँ पर बेटर करते हुए, इस पार्टनरशिप को डेवलप करते हुए अब जो विजिट है वो नेवी चीफ की ब्राजील में हुई है कि आगे जाके किस तरीके से काम किया जाएगा। देन कोस्ट गार्ड इंटरसेप्ट्स पाकिस्तानी बोट डिटेन्स 11। तो गुजरात के आसपास अगर आप देखोगे इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन विद इन द 200 नॉटिकल माइल्स एरिया, ये जो अब कोस्ट गार्ड है उन्होंने इंटरसेप्ट किया कि पाकिस्तान की एक बोट जो है वो एंटर होती है, डिटेन किया गया है उन लोगों को, 11 लोगों को, एंड उनको गुजरात यहाँ पर भेजा गया है इन द जेल इटसेल्फ। जेल में भी क्या, वहां पर इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर चल रही है, ठीक है। तो जो भी चीजें होंगी इससे रिलेटेड मैं आपको अपडेट देती रहूंगी, बट फिलहाल यही है कि पाकिस्तान का एक जो शिप है या इवन की बोट है, शिप भी नहीं बोट है, उसको डिटेन किया गया है, या जिसके अंदर 11 लोग हैं उनको भी साइमल्टेनियसली डिटेन किया गया है फॉर इलीगली एंटरिंग इंडियाज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो 2026-2027 के बैचेस फॉर यूपीएससी आर लाइव नाउ। तो इफ यू वांट टू एनरोल, तो जो हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-890-3043, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। sleepy.classes@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट है www.sleepyclasses.com, तो वहां पर भी आप विजिट करके चेकआउट कर सकते हैं बैचेस को। एंड यूपीपीसीएस 2026 का बैच जो है वो भी लाइव हो चुका है, सेम वेबसाइट, सेम टोल फ्री नंबर, सेम जो जीमेल आईडी है, वहां पर आप इंक्वायर कर सकते हैं रिगार्डिंग द कोर्स। एंड कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन आपके पास अवेलेबल है, टेलीग्राम ग्रुप आपके पास अवेलेबल है, तो आप डाउट्स को पूछते रहिएगा। इससे मैं भी सीखूंगी, इससे आप भी बेटर तरीके से सीख सकते हैं। तो वील लर्न टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर, ताकि आपका पेपर निकल सके। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच।